हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल ई टेक सोल्यूशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 से, पीजो इलेक्ट्रिक एसेलेरोमीटर मतलब पीजो इलेक्ट्रिक एसेलेरोमीटर में क्या होता है। ऑप्शन ए हैज़ अ लो नेचुरल फ्रिक्वेंसी, मतलब इनमें लो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है। ऑप्शन बी है शुड बी यूज्ड फॉर लो फ्रिक्वेंसी में यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन सी शुड बी यूज्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी अबव 100 हर्ट्ज़, मतलब इनको हाई फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ से ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन डी है शुड यूज़ अ मॉनिटरिंग सोर्स एट लो इनपुट इम्पिडेंस। तो देखिए, जो पीजो इलेक्ट्रिक एसेलेरोमीटर होते हैं इनको बेसिकली जो मैकेनिकल वेरिएबल्स होते हैं, मैकेनिकल वेरिएबल्स हो क्या गए। मैकेनिकल वेरिएबल्स एक हो गया आपका एक्सेलरेशन, वाइब्रेशन और मैकेनिकल स्ट्रोक्स। मतलब एसेलरेशन, वाइब्रेशन और मैकेनिकल स्ट्रोक ये एक ऐसे मैकेनिकल वेरिएबल्स हैं कि इनमें काइनेटिक चेंज होगा तो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक एसेलेरोमीटर होता है ये इनको मेज़र कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि किस फ्रिक्वेंसी पे यूज़ होता है। तो ये जो पीजो इलेक्ट्रॉनिक एसेलेरोमीटर होते हैं इनकी होती है लो नेचुरल फ्रिक्वेंसी। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। द स्केल ऑफ अ वोल्टमीटर इज़ यूनिफॉर्म, इट्स टाइप इज़, मतलब हमें एक वोल्ट मीटर दिया हुआ है और जो उसका स्केल है वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्शन ए है मूविंग आयरन, ऑप्शन बी है इंडक्शन, ऑप्शन सी है मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट, ऑप्शन डी है मूविंग कॉइल डायनेमोमीटर। तो देखिए यहाँ पे जो पीएमएमसी इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ये होता है NBIA, मतलब जो इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के। अब क्योंकि ऑपरेटिंग क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जो इसका स्केल होगा ये लीनियर या फिर यूनिफॉर्म होगा। इसके अलावा देखिए इन दोनों में और इनमें जो इनका डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है ये इनकी ऑपरेटिंग क्वांटिटी आई के या फिर वी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इनका जो स्केल होता है ये नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन है पीएमएमसी, इसका स्केल लीनियर होगा, तो इसलिए जो वोल्टमीटर हमारे पास दिया हुआ है ये है पीएमएमसी टाइप। अब देखिए पीएमएमसी नापता क्या है, ये नापेगा एवरेज वैल्यू को और ये वर्क करता है सिर्फ डीसी में। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। A 0 to 300 voltmeter has a error of ±2% of full scale deflection. What is the range of reading if true voltage is 30 volt? मतलब एक ये वोल्टमीटर दिया हुआ है और इसकी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में एरर है ये है ±2%, और मुझे इसकी रेंज बतानी है, रियल रेंज होगी रीडिंग की अगर इसकी ट्रू वैल्यू 30 वोल्ट है। तो देखिए सबसे पहले मैं इसका एरर निकालती हूँ, एरर एट डिज़ायर्ड स्केल। अब ये निकालने के लिए होगा यहाँ पे फुल स्केल वैल्यू इनटू एरर एट फुल स्केल अपॉन डिज़ायर्ड वैल्यू। अभी देखिए यहाँ पे मुझे फुल स्केल वैल्यू दी हुई है 300, क्योंकि 0 से 300 तक है तो फुल स्केल वैल्यू होगी 300। फुल स्केल पे एरर है 2% ±2%, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और डिज़ायर्ड वैल्यू दे रखी है मुझे 30, तो यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा 10 से, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 20%। मतलब इस जो 30 वोल्ट है इसमें 20% तक एरर्स हो सकता है। अब देखिए 20% एरर मतलब ये हो गया कि
सबसे पहले देखिए 30 का मैंने 20% निकाला, तो ये कितना हो गया, 30 का 20% हो जाता है 6, मतलब 30 वोल्ट में 6 वोल्ट का एरर हो सकता है। और एरर की रेंज होती है प्लस माइनस से प्लस तक, तो ये हो जाएगा 30 ± 6 वोल्ट। तो इसको करके आ जाएगा ये 24 वोल्ट से 36 वोल्ट तक, मतलब -30 में से -6 कर देंगे तो 24, और 30 में +6 कर देंगे तो 36, मतलब जो इसकी रेंज आ जाएगी रीडिंग की, ये 24 से 36 के बीच आएगी अगर ट्रू वैल्यू 30 है तो यहाँ पे हमारा द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट सिग्नल टू अ चेंज इन इनपुट क्वांटिटी इज़ डिफाइंड एज, मतलब रेशियो होता है जो चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट का, इसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी है एफिशिएंसी, ऑप्शन सी है रेजोल्यूशन, ऑप्शन डी है रिस्पॉन्सिवनेस। तो यहाँ पे जो सेंसिटिविटी होता है इसको हम चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट लिखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। द हाई टॉर्क टू वेट रेशियो इन एन एनालॉग इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट, मतलब जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है इनमें हाई टॉर्क टू वेट रेशियो का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है हाई फ्रिक्शन लॉस, ऑप्शन बी है लो फ्रिक्शन लॉस, ऑप्शन सी है नथिंग एज रिगार्ड फ्रिक्शन लॉस, मतलब फ्रिक्शन लॉस के मामले में कुछ भी नहीं, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। देखिए हाई टॉर्क टू वेट रेशियो को हम, मतलब जितना हाई टॉर्क टू वेट रेशियो होगा उसमें उतने ही कम फ्रिक्शन लॉसेस होंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लॉस ऑफ चार्ज मेथड इज़ यूज्ड टू मेज़र, ये लॉस ऑफ चार्ज मेथड होता है वो किस चीज़ को मेज़र करता है। ऑप्शन ए है लो इंडक्टेंस, ऑप्शन बी है लो वोल्टेज, ऑप्शन सी है हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी है लो रेजिस्टेंस। तो लॉस ऑफ चार्ज मेथड है जो, ये हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट का एक मेथड है। CRO है एक, ऑप्शन ए है नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी है लीनियर इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं CRO क्या होता है। CRO को हम लिखते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम लेबोरेटरीज़ में यूज़ करते हैं फॉर मेज़रमेंट, इलेक्ट्रॉनिक क्वांटिटी के मेज़रमेंट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अभी देखिए जैसे हम इसे एक इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल देंगे तो जो इसका आउटपुट होगा ये मिलता है हमें फ्लोरेसेंट डिस्प्ले पे। अभी देखिए ये मेज़र करेगा वोल्टेज को, करंट को और पावर फैक्टर, लेकिन ये पावर को मेज़र नहीं करता है क्योंकि पावर एक नॉन लीनियर क्वांटिटी है, लेकिन इन सबको करता है क्योंकि ये एक लीनियर इंस्ट्रूमेंट है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड बाय, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को किससे मेज़र करते हैं। ऑप्शन ए है शेयरिंग मीटर, ऑप्शन बी है क्वालिटी फैक्टर मीटर, ऑप्शन सी है हेज ब्रिज, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इसको हम मेज़र करते हैं क्वालिटी फैक्टर मीटर से। अब देखिए जो क्वालिटी फैक्टर मीटर होता है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ये होता है सीरीज़ रेजोनेंस। प्रिंसिपल होता है सीरीज़ रेजोनेंस, सीरीज़ रेजोनेंस का होता है। और इसके अलावा ये मेज़र करता है कैपेसिटेंस और सेल्फ एंड कैपेसिटेंस में सेल्फ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस को मेज़र करेगा। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। व्हेन द शंट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर सर्किट इंक्रीजेज इट्स, अगर जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका जो शंट रेजिस्टेंस हो गया ये बढ़ गया तो क्या होगा। ऑप्शन ए है करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज, ऑप्शन बी करंट सेंसिटिविटी डिक्रीज, ऑप्शन सी है डैम्पिंग इंक्रीज, ऑप्शन डी है कंट्रोलिंग टॉर्क डिक्रीज। तो देखिए जैसे शंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट रेंज घट जाएगी,
और ऑब्वियसली करंट रेंज घटेगी तो इसकी जो करंट सेंसिटिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। द रेशियो एरर ऑफ अ करंट ट्रांसफार्मर इज़ यूजुअली, मतलब जो करंट ट्रांसफार्मर में जो रेशियो एरर होता है वो क्यों होता है? ऑप्शन है एक्साइटिंग करंट, ऑप्शन बी है स्ट्रे मैग्नेटिज्म, ऑप्शन सी है कोरोना इफेक्ट लैगिंग, ऑप्शन डी है लैगिंग पावर फैक्टर। तो देखिए जो सिटी होता है करंट ट्रांसफार्मर, इसमें जो प्राइमरी करंट होती है, प्राइमरी करंट इक्वल्स टू जो सेकेंडरी करंट इनटू टर्न रेशियो होता है, मतलब टर्न रेशियो इक्वल्स टू प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि ये इसके इक्वल नहीं आता या फिर इसका रेशियो के इक्वल में नहीं आता, तो इसका रीज़न होता है एक्साइटिंग करंट। ऑप्शन ए। विच वोल्ट मीटर हैज़ द लीस्ट पावर कंजप्शन, कौन से वोल्ट मीटर का पावर कंजप्शन लीस्ट होता है, मतलब इनमें से सबसे कम है? ऑप्शन ए है इंडक्शन टाइप, ऑप्शन बी है हॉट वायर टाइप, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, ऑप्शन डी है मूविंग आयरन अट्रैक्शन टाइप। तो यहाँ पे देखते हैं इंडक्शन टाइप होता है जो, इसका पावर कंजप्शन होता है वेरी हाई। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का होता है हाई। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप, इसका होता है वेरी लेस और इसकी रेंज हो गई माइक्रोवाट। इसके बाद आता है मूविंग आयरन, तो इसका होता है लेस और ये आ जाएगा मिलीवॉट में। तो यहाँ पे सबसे कम हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का, ऑप्शन सी। ए रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इज़ बेसिकली एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बेसिकली होता है। ऑप्शन ए है पैसिव ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन बी है सेल्फ जनरेटिंग ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन सी है पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखिए सबसे पहले देखते हैं रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होता है। तो जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है ये मेज़र करता है रेजिस्टेंस चेंज, जो रेजिस्टेंस चेंज होता है उसके प्रोपोर्शनल में टेम्परेचर चेंज को ये मेज़र करता है, टेम्परेचर चेंज। तो मतलब ये इनडायरेक्टली टेम्परेचर का मेज़रमेंट करता है, इनडायरेक्टली ये करेगा टेम्परेचर मेज़रमेंट। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि पैसिव ट्रांसड्यूसर है या एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, तो ये देखिए सेल्फ जनरेटिंग नहीं होता, जनरेटिंग टाइप नहीं होता है। इसको आउटपुट देने के लिए पहले एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल सप्लाई दी जाएगी तभी ये अपना आउटपुट देगा। और ये वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है पैसिव ट्रांसड्यूसर की, कि मतलब इसे जब एक्सटर्नल सप्लाई देंगे ये तभी ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इन अ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इफ़ वी डिक्रीज द करंट बाय 20% फाइंड द परसेंटेज चेंज इन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अगर एक मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम 20% करंट की वैल्यू को डिक्रीज़ कर दें तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में कितना चेंज होगा। तो देखिए ये जो 20% का चेंज है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो अगर 1 एक बेसिक नंबर है 1, इसमें मुझे 20% का लेस करना है, मतलब 20 का 1 का 20% हो गया 0.2 और इसमें से इसको लेस करके आ जाएगा 0.8। तो ये मुझे मिल गई, माना एक n मान लिया मैंने से, ये n की वैल्यू मुझे मिल गई। मतलब जो बेसिक नंबर है 1 उसका उसमें 20% लेस करके मिल गया 0.8, इसको मान लिया मैंने n। अब देखिए जो टॉर्क होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई स्क्वायर के, तो यहाँ पे ये आ जाएगा टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 माइनस n स्क्वायर। मतलब अब इसमें जो चेंज होगा वो फाइंड आउट करना है मुझे। तो क्योंकि ये तो इतना चेंज तो आई की वैल्यू में आया, तो आई स्क्वायर की वैल्यू में चेंज कितना होगा ये देखना है अभी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए एन का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 0.64 इंटू 100, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 36%। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 36%। When localizing ground fault with the help of loop test, the resistance of fault। जब हम लूप टेस्ट की सहायता से
ग्राउंड फॉल्ट को लोकलाइज कर रहे होते हैं तो जो फॉल्ट का रेजिस्टेंस होता है वो किससे अफेक्ट होता है। ऑप्शन ए है अफेक्ट द बैलेंस कंडीशन, ऑप्शन बी है अफेक्ट द वैल्यू ऑफ केबल रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी है अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ ब्रिज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। देखिए, जो लूप टेस्ट के दौरान हम लोकलाइज करते हैं ग्राउंड फॉल्ट को, तो जो फॉल्ट का रेजिस्टेंस होगा ये अफेक्ट करेगा ब्रिज की सेंसिटिविटी को। ऑप्शन सी, द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ न्यू इंसुलेटिंग ऑयल शुड हैव अ मिनिमम स्ट्रेंथ इन RMS, तो ये होती है 3 kV/mm। सो आज का सेशन यहीं तक था। थैंक यू।